बच्चों नमस्कार। आज हम हिंदी कुमार भारती में जो दूसरी इकाई चल रही है, दूसरी इकाई में 9 नंबर का पाठ है चिंता। यह कविता है और इस कविता के जो कवि है वह है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद इस कविता के कवि है। इतना समझ में आ रहा है? सब तैयार है? तो कविता बहुत बढ़िया है, सब लोग ध्यान से सुनना। आगे हम चलते हैं। कवि का परिचय देखेंगे। ये देखिए जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म वाराणसी में हुआ, बनारस कहेंगे, काशी कहेंगे, और उनका निधन भी वहीं पर हुआ, वाराणसी में। जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवियों के 4 प्रमुख स्तंभ में से एक है। छायावादी एक युग है 1960 के दशक में, वहां पर प्रमुख रूप से 4 साहित्यकार हुए। उनमें से एक है जयशंकर प्रसाद जी। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रसाद जी कवि, नाटककार, कथाकार, उपन्यासकार तथा निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने कविता भी लिखा, उपन्यास भी लिखा, नाटक भी लिखा, अनेक साहित्य लिखे, इसलिए इनको हिंदी साहित्य के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार के रूप में गणना होती है। इन्होंने कौन कौन से साहित्य लिखा इसके बारे में देखेंगे। प्रमुख कृतियां हैं कि आंसू, लहर, ये काव्य है लहर, कामायनी महाकाव्य है। आज जो हम कविता पढ़ेंगे चिंता, उस कविता का पहला सर्ग है, महाकाव्य है। कामायनी महाकाव्य है और महाकाव्य कामायनी में 15 सर्ग है, और 15 सर्ग में से पहला जो सर्ग है वो है चिंता, जिसका आज हम अध्ययन करना चाह रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। सर्ग यानी भाग, अध्याय। 15 सर्ग है। पहला सर्ग है चिंता, उसका देखेंगे कहां से लिया गया है, कामायनी नामक महाकाव्य से। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक नाटक है ये। प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल कहानी संग्रह, ये सब कहानी संग्रह है। कंकाल, तितली, इरावती उपन्यास है, ये 3 उपन्यास है आदि इनके प्रमुख साहित्य हिंदी साहित्य में माने जाते हैं। यह हो गया कवि का परिचय। कवि कौन? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अब चिंता जो सर्ग है वो कामायनी का भाग है, उसमें हम क्या है यह देखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश कामायनी महाकाव्य से लिया गया, ये सर्वविदित तो तुमको भी मालूम है। जल प्रलय, जल प्रलय यानी जल का बड़ी संख्या में आना, यानी चारों तरफ मूसलाधार वर्षा होना और जमीन पूरी तरह से डूब जाना। तो चारों तरफ प्रलय आया हुआ है, पानी का बाढ़ आई हुई है। जल प्रलय समाप्त हो गया है। इस कविता में जो चिंता जो सर्ग है, जो भाग है, जो अध्याय है, उसमें जल प्रलय आया हुआ है और वो आकर चले गया है, तब का वर्णन है। पानी धीरे धीरे उतर रहा है। महाराज मनु, यहाँ पर एक मनुष्य है मनु हिमालय की ऊंची चोटी पर बैठे हैं, एक पर्वत शिखर पर बैठे हैं।
उनके माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। यह है माथे, माथे पर चिंताएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने, कवि ने, उसी समय की स्थिति, मनु की मनोदशा, उनकी चिंता आदि का वर्णन इस पद्यांश में किया है। यहाँ कवि द्वारा किया गया वर्णन प्रतीक, बिंब, रूपक विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगे समझ में? जयशंकर प्रसाद ने यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र किया है, वह व्यक्ति है मनु। मनु हिमालय के पर्वत शिखर पर बैठे हैं, उसका वर्णन यहाँ पर किया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? वेरी गुड। अब हम आगे चलेंगे। आपको कुछ निर्देश का पालन करना पड़ेगा। अपना एयरफोन या हेडफोन का उपयोग सही ढंग से करें ताकि अच्छे से आवाज आए। अपने नोटबुक और पेंसिल को अपने पास रखें ताकि कुछ महत्वपूर्ण बातें आप लिख सकें। जहां आवश्यक हो वहां पर वीडियो को पॉज करो, रोको। समझ में आ रहा है ना? वीडियो को रोक सकते हैं, पूरा का पूरा वीडियो एक साथ देखना नहीं है, जल्दी समझ में नहीं आएगा। इतना समझ में आ गया? चलो ठीक है, हम आगे देखते हैं। अब है इस पद्यांश को, जो चिंता सर्ग है, इसको हमने 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3। तो पहला जो पद्यांश है उसका हम अध्ययन करेंगे। सब तैयार है? तुम नजर यहां पे रखो, मैं किताब पर ये नजर रखता हूं। चलो देखते हैं। ठीक है। हिमगिरी के उतंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह। एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था। एक तरल था, एक सघन। एक तत्व की ही प्राधान्यता कहो, उसे जड़ या चेतन। मैं इसका साथ में इसका मतलब भी बता रहा हूं। तुम्हारे सामने किताब होंगी, किताब के सामने ये चित्र देखो। देखो यहाँ पर क्या है? ये पर हिमालय की ऊंची चोटी है, बर्फ है, सफेद वाले बर्फ है, और ये ऊंची चोटी पर एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है, दिखा दिखा। वो व्यक्ति बैठा हुआ है और मूसलाधार बरसात हो रही है, समुद्र की लहरें ये टकरा रही है पर्वत शिखर पर, उसका वर्णन है। ठीक है, तो पर्वत शिखर पर, तो हिमगिरी के लिए हिमालय के ऊंची चोटी पर एक पत्थर पर ठंडी छाव में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। नीचे जल है और ऊपर हिम है, हिम है ना बर्फ है। एक तरल है और एक सघन है। पानी क्या होता है? द्रव्य रूप में होता है, और बर्फ कैसा होता है? कठोर रूप में होता है, ठोस रूप में होता है। दोनों एक जैसे ही है, एक जड़ है और एक क्या है? चेतन है। पानी के रूप के बारे में यहाँ पर कवि ने बताया है। इसका मतलब समझ में आ गया? हाँ। दूसरा देखेंगे, दूर दूर एक विस्मृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वो बैठा साधन करता सुर शमशान। नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसका मीनिंग देखेंगे। दूर दूर तक बर्फ है, और बर्फ है तो कैसे? स्तब्ध है, शांत है। उसी तरह उस मनु का भी हृदय बर्फ की तरह शांत है। नीरवता सी शिला पर चरण से टकराता फिरता पवमान है, और पवमान ने हवा क्या कर रही है? पत्थर की जो शिला है, पहाड़ी है, पर्वत है, उस पर क्या करती है? हवा बह रही है, बह रही है।
तरुण तपस्वी सा वो बैठा साधन करता सुर शमशान, ऐसा प्रतीत होता है। कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार वो युवक ऐसा प्रतीत होता है कि वो तपस्या कर रहा है। नीचे प्रलय सिंधु है, नीचे क्या है, समुद्र का पानी बह रहा है और वो भी ऐसा लग रहा है कि अंत होने वाला है। ठीक है, बहुत ही सरल है। तीसरी पंक्ति, चलो देखेंगे तीसरी पंक्ति क्या है। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, हुए हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत शिराए स्वस्थ रक्त का होता है जिनमें संचार। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब इसके हम कठिन इसका मतलब देखेंगे। उसी तपस्वी से लंबे थे, वो तपस्या कर रहा है। मनु क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। कवि के अनुसार, जयशंकर प्रसाद के अनुसार वो मनु क्या कर रहा है, तपस्या कर रहा है। तो उसी प्रकार उसके आसपास दो चार देवदार के पेड़ है। पेड़ का नाम है देवदार। देवदार पेड़ भी ऐसे प्रतीत होते हैं कि उसी के समान वो भी तपस्या कर रहा है। हुए हिम धवल, पेड़ भी कैसे कैसे हो गए हैं, वो उस पर बर्फ आ गई है तो वो भी क्या सफेद हो गए हैं। जैसे पत्थर बनकर ठिठुर रहे हैं और पेड़ भी बर्फ के वजह से अकड़ गए हैं, जाड़े के वजह से, ठंडी के वजह से। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, अवयव यानी शरीर के अंग, किसके किसके, मनु के। मनु के शरीर की जो मांसपेशियां है वो कैसी है, उसमें क्या है, वीर्य अपार है। वीर्य यानी शक्ति। स्फीत शिराए, स्वस्थ रक्त का होता है जिनमें संचार। वो युवा है, उसमें यौवन है, लेकिन उसमें वो सब चिंता के लकीर है। यहाँ पर मनु महाराज के शरीर का वर्णन किया है कवि ने। ठीक है, यहां तक हमारी पंक्तियां हो गई है। अब इनके हम कठिन शब्दार्थ देखेंगे। ठीक है, ये देखिए कठिन शब्दार्थ। उतुंग यानी ऊंचा, विस्तृत यानी फैला हुआ, पवमान यानी वायु, अवसान यानी अंत, वीर्य यानी शक्ति, धवल यानी सफेद, हिम यानी बर्फ, स्तब्ध यानी शांत, स्थिर, स्तंभित, तरुण यानी युवा, ऊर्जस्वित यानी बलवान, स्फीत यानी समृद्ध, अवयव यानी अंग। यहाँ पर अंग, यहाँ पर बिंदी है। ठीक है, ये हो गया कठिन शब्दार्थ। अब हम कृति देखेंगे। वहां उपस्थित तत्व की विशेषता, कौन कौन से तत्व की विशेषता कवि जयशंकर प्रसाद ने बताई है। यहाँ पर हम वीडियो को पॉज कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके हम आगे जा सकते हैं। तो वीडियो को पॉज कर लो और इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो क्या क्या है, पहला है तरल, दूसरा है सघन, तीसरा है चेतन और चौथा है जड़। ये क्या है, वो तत्व की उपस्थिति वहां पर है। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे अगली कृति। ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित हो। ये उत्तर है बच्चों, ये है उत्तर है। आपको क्या करना है, प्रश्न तैयार करने हैं। इसके पहले भी यह कृति हुई है, मालूम है ना तुमको। हाँ, तो प्रश्न तैयार करना है और ये उनके उत्तर है। सकरुण अवसान उत्तर आना चाहिए। चलो बनाओ इसका प्रश्न, बनाए। हाँ, चलो देखेंगे कौन सा प्रश्न है। इसका प्रश्न है, चट्टान से टकराने के बाद लहरों का क्या परिणाम हो रहा था। सकुरन अवसान हो रहा था। समुद्र की लहरें हैं, सिंधु की जो लहरें हैं वो चट्टानों से टकरा रही थी और अंत हो रही थी।
ये प्रश्न देखो, प्रश्न का भाव यहाँ पर निर्माण हो गया। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं, ठीक है। ये प्रश्न हो गया निर्माण, ठीक है। अब ये हो गया पहला, ये हो गया पहला। अब हम दूसरा देखेंगे बच्चों, दूसरा देखेंगे प्रलय प्रवाह, ये है उत्तर। अपने को प्रश्न तैयार करना है, ये जैसा प्रश्न तैयार किए उसी प्रकार ये तैयार करना है। वीडियो को पॉज करो और प्रश्न बनाओ। चलो देखते हैं। हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ पुरुष क्या देख रहा था? जल प्रवाह देख रहा था। ये हो गया प्रश्न। देखो प्रश्नार्थ, ये उत्तर। ये एक अंक का नहीं, ये आधा अंक का और ये आधा अंक का, ये एक अंक का परीक्षा में पूछा जाता है। कुमार भारती में एक अंक का और कंपोजिट में आधा अंक का, ठीक है। हाँ, ये हो गया अगली कृति। आगे देखेंगे बच्चों, पद्यांश में इन अर्थों में आए हुए शब्द ढूंढ कर लिखिए। यह मैंने बनाए हुए प्रश्न है। कविता में से इनके लिए कौन से शब्द आए हुए? कविता में से तो ऊंची के लिए कौन से शब्द आया होगा? ढूंढो, ढूंढ लिया, चलो देखते कौन सा है। उत्तुंग है कविता में से। वायु के लिए पवमान है। घना के लिए क्या है? सघन है। और निशब्दता के लिए है नीरवता। ये कविता में आए हुए शब्द। आगे समझ में? परिच्छेद में से ढूंढ कर लिखना है। 2 नंबर की यह कृति है। हाँ, आगे देखेंगे। जल के 2 रूप है। कौन कौन से हैं? तरल और सघन। सघन है बर्फ के समान और तरल है पानी के समान। जल के 2 रूप है। नीचे जल है और ऊपर में क्या है? बर्फ है, हिम है। हाँ, देवदार वृक्ष की विशेषता है। देवदार 2 वृक्ष है। जैसे मनु तपस्या कर रहा है, उसी तरह से देवदार के पेड़ भी तपस्या कर रहे हैं। वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? कैसे दिखाई दे रहे हैं? तपस्वी की तरह लंबे हैं। और दूसरा है हिम की तरह धवल है, वो भी लंबे हैं देवदार के पेड़। और उन पेड़ों पर क्या छाई हुई है? बर्फ छाई हुई है, हिम छाई हुई है, जिसके वजह से वो सफेद दिखाई दे रहे हैं। धवल यानी सफेद। कृति नंबर 3, सरल अर्थ लिखो। उपरयुक्त पद्यांश का सरल अर्थ लिखो। ऐसा क्या आएगा? प्रश्न आएगा। और जो हमने कविता की पंक्तियां देखी उनको पढ़ना है और इस प्रकार से उत्तर लिखना है। 2 अंक का परीक्षा में आता है, ठीक है। समझ में आया? हाँ, यहां पर हम रुकते हैं। यह हमारा इस पाठ का पहला वीडियो है, इस कविता का पहला वीडियो। चलो ठीक है।